मोदी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं रात के 8 बज चुके हैं और सबसे पहली रिपोर्ट, सबसे बड़ी रिपोर्ट दिखाएंगे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले यानी कि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य रोड शो किया था। उसे भी हमने आपको विस्तार से दिखाया था। सड़कें खचाखच भरी थीं, हर हर महादेव और मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, पुष्पों की वर्षा हो रही थी। इसके बाद मोदी काशी विश्वनाथ पहुंचे, पूजा अर्चना की। आज सुबह गंगा आरती के साथ काल भैरव के दर्शन किए और फिर अपने प्रस्तावकों के साथ पहुंचकर उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। कौन कौन थे प्रस्तावक, क्या है उसके मायने, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। वाराणसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जब नामांकन भरने पहुंचे तो काशी में दिग्गजों का जमावड़ा लग गया। अपने सांसद की झलक पाने के लिए लोग बेचैन दिखे। 2 दिन पीएम मोदी ने काशी को दिए तो गली गली बस हर हर मोदी ही सुनाई दे रहा था। हर हर मोदी, 400 पार मोदी सरकार। केबल रोड से देखने आए, मोदी जी को देखने आए। मोदी जी का प्यार है, इसलिए आए हम लोग। मोदी जी से प्यार? मोदी जी से बिल्कुल प्यार है। मोदी जी से कोई प्यारा नहीं है। मोदी जी से बड़ा कोई प्यारा नहीं? जी बिल्कुल नहीं। नामांकन भरते वक्त प्रधानमंत्री का उत्साह भी देखने लायक था। सबसे पहले नॉमिनेशन के पीछे छिपे खास योग को समझिए। प्रधानमंत्री ने जिस समय नॉमिनेशन दाखिल किया वो समय था 11:40। आज गंगा सप्तमी है और पुष्य नक्षत्र का संयोग है। मान्यता है कि इस दिन कोई भी कार्य करने से अभिष्ट की सिद्धि होती है। नामांकन पर जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने काल भैरव की भी पूजा की। दशाश्वमेध घाट पर भी पूजन किया। बीजेपी ने अपने सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी में शक्ति प्रदर्शन के साथ प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन को पूरा करने की खास तैयारी की। इससे पहले पीएम मोदी ने काशी में 6 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा को माल्यार्पण करने के लिए पहुंच गए हैं। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। और इसी समय का इंतजार दर्शक कर रहे थे, इसी समय का इंतजार कर रहे थे घंटों से उत्साहित लोग, दूर दूर से यहाँ आए लोग केवल एक झलक देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये तस्वीर वही है जिसे देखने के लिए यहाँ लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे। फिर देर शाम बाबा विश्वनाथ का विशेष पूजन अर्चन किया। नामांकन के बाद पीएम मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वो कन्वेंशन सेंटर जिसमें स्टील के 108 रुद्राक्ष के दाने जड़े हैं। बनारस का कायाकल्प करने वाले प्रधानमंत्री का भी काशी वासियों से प्रेम छिपा ही नहीं छिपता। रोड शो से लेकर नामांकन तक पीएम मोदी ने काशी को अपने 2 दिन दिए।
रात्रि विश्राम किया। इस बीच जनता से बार बार अभिवादन करते भी नजर आए। प्रधानमंत्री ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के दौरान राजनीतिक दिग्गज तो थे ही, उनके साथ 4 प्रस्तावक भी थे, जिनकी चर्चा भी राजनीतिक हलकों में जमकर हो रही है, बढ़ चढ़कर हो रही है। इसमें एक एक एंगल से यह जोड़ा जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मतदान को देखते हुए जाति समीकरणों को ध्यान दे रहे थे, क्या है इसके मायने, 4 प्रस्तावकों का प्रभाव क्या कुछ है, जरा इस रिपोर्ट में देख लीजिए। दामोदर मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन भरा। इससे पहले पीएम मोदी ने यहां गंगा नदी के किनारे दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने वैदिक मंत्रोपचार के बीच गंगा घाट पर आरती भी की। पीएम मोदी ने इसके बाद काल भैरव मंदिर के दर्शन किए। यहां से सीधे कलेक्टोरेट पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। बड़ी बात यह भी है कि जब प्रधानमंत्री नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्टोरेट के सामने थे तो वो प्रस्तावकों के साथ खड़े रहे। जब डीएम ने बैठने के लिए कहा तब वो कुर्सी पर बैठे। यहाँ पीएम मोदी के 4 प्रस्ताव भी तैयार थे, जिसमें पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर का नाम शामिल है। वैसे नामांकन की तारीख चुनने के पीछे भी ज्योतिषाचार्य का अलग मत है। हल्दी डाल करके जल से, उसको अभ्यंग स्नान बोलते हैं, मांगलिक स्नान बोलते हैं। उसके बाद दूध से, फिर दही से, फिर घृत से, फिर मधु से, फिर शर्करा मिश्रित जल से, चीनी डाल करके पूरा उसको पंचामृत से स्नान कराया। फिर उसके बाद गंधा उदक से स्नान कराया। फिर गंगा का नामावली लेकर के अर्चन किया। फिर उसको धूप दीप और आरती दिखाया, गंगा को नमस्कार करके पूजन समाप्त किया। मोदी यूं ही कोई तारीख नहीं चुनते, वो हर तारीख का असर अच्छी तरह जानते हैं। आज का दिन मोदी के वाराणसी में नामांकन दाखिल करने के लिए इसलिए चुना क्योंकि वो गंगा सप्तमी का पावन दिन है। गंगा सप्तमी को माँ गंगा की उत्पत्ति का दिवस माना जाता है। स्वर्ग छोड़कर माँ गंगा इसी दिन धरती पर आई थी। शुभ योग के साथ ही 11:40 से 12:30 का जो समय है वो सही मुहूर्त था। इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस वक्त अपना नामांकन दाखिल किया। गंगा जी का सामान्य पूजा षोडशोपचार पूजा कहते हैं। उसमें जो है कि कलयुग में गंगा जी का जो है महत्व है, उसको उद्देश्य करते हुए कि हम लोग का एक आचरण बनता है कि गंगा जी का पूजा कोई भी कार्य करते समय शुरुआत में करें और उसी को संकल्प करते हुए देश के विजय के लिए, अपनी विजय के लिए, देश की समृद्धि के लिए संकल्प करके इस पूजा को हम लोग किए हैं, जो कि आगामी कार्य जो है निर्विघ्न रूप से उनका कार्यकाल चले, अच्छा चले, देश की सेवा करें। यही नहीं, एक और मान्यता है जिसे आपको बताना बेहद जरूरी है। वो काल भैरव मंदिर पूजा का विधान। बाबा काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। मान्यता है कि काशी नगरी में काल भैरव की मर्जी चलती है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर के पास एक कोतवाली भी है, जिसकी रक्षा खुद काल भैरव करते हैं। कहा जाता है कि बाबा काल भैरव मंदिर में अर्जी लगाने के बाद ही बाबा विश्वनाथ उसे सुनते हैं। कहा जाता है कि काशी में जिसने काल भैरव के दर्शन नहीं किए और बाबा विश्वनाथ की पूजा नहीं की, उसकी पूजा अधूरी मानी जाती है और उसका फल भक्त को नहीं मिल पाता। इसीलिए नामांकन से पहले प्रधानमंत्री मोदी उनकी पूजा करना नहीं भूले। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के प्रस्तावकों की। ये है पीएम मोदी के 4 प्रस्तावक। आपको प्रधानमंत्री के प्रस्तावकों से मिलवाते हैं। नाम पंडित गणेश्वर शास्त्री। पंडित गणेश्वर शास्त्री ने ही अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था। ये ब्राह्मण समाज से आते हैं। नाम बैजनाथ पटेल। बैजनाथ पटेल ओबीसी समाज से आते हैं और संघ के पुराने और समर्पित कार्य करता रहे हैं। नाम लालचंद कुशवाहा। लालचंद कुशवाहा भी ओबीसी समुदाय से है। नाम संजय सोनकर, दलित समाज से है। एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में हमेशा पार्टी का जो भी काम मिला मैं उसको करता चला गया, और एक कार्यकर्ता अगर इतनी बड़ी सम्मान अगर संगठन हमको देता है तो इसके लिए मैं अपने संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो इन नामों से इतना तो साफ है कि प्रधानमंत्री के प्रस्तावकों में करीब हर समाज का प्रतिनिधित्व था। लिहाजा चुनावी राजनीति चुनावी नफे नुकसान के बाहर कुछ सोच भी नहीं सकती। तो सवाल ये उठता है कि क्या पीएम जातिगत समीकरणों को साधना चाहते थे? तो जवाब हाँ में
होने की संभावना ज्यादा है। पीएम जनता के बीच सीधा संदेश देना चाहते हैं कि जातिगत राजनीति वो नहीं करते, हर जाति का सम्मान करते हैं और ये सिर्फ वाराणसी के लिए नहीं बल्कि देश की बची सीटों के लिए भी है जिस पर मतदान होना है। बता दें कि एक अनुमान के मुताबिक वाराणसी लोकसभा में ब्राह्मण 3 लाख से अधिक है, वहीं 2.5 लाख से अधिक गैर यादव, ओबीसी और 2 लाख कुर्मी हैं। तो मतलब ये कि पीएम समाज में एक बड़ा संदेश देना चाहते थे। ये तो मुझे याद है ही और मैं जानता ही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की इज्जत होती है। उसी लिहाज से आज जो 50 वर्षों के अनवरत प्रयास के बाद एक मौका मिला भाग्य से कि प्रधानमंत्री जी का प्रस्ताव बना, काफी खुशी है। क्या बोले प्रधानमंत्री जी? बस केवल हालचाल पूछे, बधाई दिए, इसके बाद अपना पर्चा भरा गया, वो अपने तरफ गए, हम अपने तरफ आए। साल 2014 में पीएम का प्रस्तावक तब भद्रा प्रसाद निषाद, बुनकर अशोक कुमार, गिरिधर मालवी और शास्त्रीय गायक छन्नू लाल मिश्र वाराणसी सीट पर पीएम के प्रस्तावक थे। और 2019 में भी पीएम मोदी ने जब नामांकन किया तब बीजेपी कार्यकर्ता सुभाष गुप्ता, अन्नपूर्णा शुक्ला, डोम राजा, जगदीश चौधरी उनके प्रस्तावक थे। दरअसल चुनावों में प्रस्तावक की भूमिका काफी अहम होती है। यही वो लोग होते हैं जो किसी उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव रखते हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक प्रस्तावक के स्थानीय लोग होते हैं जो किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए अपनी ओर से प्रस्तावित करते हैं। नियमों के मुताबिक अगर कोई उम्मीदवार किसी सामान्य प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा है तो निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदाता को उसकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव देना जरूरी होता है। आपको ये जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के ओबीसी और दलितों बहुल 41 लोकसभा सीटों पर मतदान होना बाकी है। लिहाजा इसलिए आपको जातिगत वोट बैंक साधने का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पूर्वांचल की इन 26 सीटों पर राजभर निषाद और चौहान जाति का बोलबाला रहता है तो अवध में ओबीसी का दबदबा है। अवध से कुल लोकसभा की 18 सीटें निकलती है। तो प्रधानमंत्री के हर कदम को राजनीति से अलग चश्मा लगाकर देखा जाए तो ये हो नहीं सकता, वो भी तब जब वो चुनावी मौसम हो और प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र में नामांकन दाखिल करने आए हो। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। देखिए 2014 के बाद वाराणसी लोकसभा सीट देश भर में खास हो गई है। हर किसी की निगाहें इसी सीट पर टिक जाती हैं क्योंकि प्रधानमंत्री 2 बार से यहीं से सांसद हैं। विकास के कई दावे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 10 सालों में विकास का डमरू बज रहा है, डम 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 डम। लेकिन आम लोग जानते हैं कि विकास ने कितनी गति पकड़ी है और कितनी सफल रही है। और ये समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। काशी में चारों ओर चहुं ओर विकास का डमरू बजा है। ज्ञान, ध्यान, आध्यात्म, संस्कृति और मोक्ष की नगरी को अब मोदी से क्या चाहिए, ये सवाल बड़ा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में वाराणसी से जो वादा किया था उन वादों का क्या हुआ? कितनी बदली वाराणसी और कितने खुश है बनारसी? हम आपको सब दिखाएंगे विस्तार से, क्योंकि कहने को तो चुनाव 543 लोकसभा सीटों पर हो रहा है, लेकिन निगाहें तो सबकी एक ही सीट पर टिकी है, वो है वाराणसी। इसलिए हम वाराणसी को छोड़ नहीं सकते। 2014 से लेकर अब तक मोदी वाराणसी का 43 बार दौरा कर चुके हैं। उनके सांसद बनने के बाद घाट से विश्वनाथ तक, मंडुआडीह से बनारस तक, कैंट से एयरपोर्ट तक और तंग गलियों से चौड़ी सड़कों तक सब कुछ बदलने लगा। 10 साल में पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र को 60,000 करोड़ की सौगात दी। देश में ये किसी भी सांसद की ओर से खर्च की गई सबसे बड़ी राशि है। आप सब विद्वानों और विशेषकर युवा विद्वानों के बीच आकर ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने जैसा अनुभव हो रहा है।
जो काशी कालातीत है, जो काशी समय से भी प्राचीन कही जाती है, जिसकी पहचान को हमारी आधुनिक युवा पीढ़ी इतनी जिम्मेदारी से सशक्त कर रही है। इनसे मिलिए, ये है पप्पू चाय वाले, मोदी के जबरदस्त समर्थक। यहाँ तक कि बीजेपी ने इन्हें प्रस्ताव भी नियुक्त किया है। इन्होंने मोदी को 3 बार चाय पिलाई है। मोदी इनका हाल चाल लेना भी नहीं भूलते। पप्पू का कहना है कि 2014 से पहले भी प्रधानमंत्री आते थे, लेकिन वो बनारस में कब आते थे और चले जाते थे इसका कभी पता नहीं चलता था। नरेंद्र मोदी की तो बात ही कुछ और है। उनके जैसा प्रधानमंत्री ना उन्होंने कभी देखा और न ही उनके मुताबिक दूसरा होगा। पूरे बनारस में बम बम है मोदी जी के रोड शो से। अब खुद बैठ करके चाय पिए हैं यहाँ पर, अब बातचीत करते रहते, हमेशा हालचाल लेते रहते। पिताजी की तबीयत खराब रहता था, हालचाल लेते रहते। ऐसा प्रधानमंत्री कभी जिंदगी में हम लोग कभी देखे नहीं थे। इतनी उम्र हो गई न ऐसा कभी रोड शो हम लोग देखे थे। प्रधानमंत्री इस रोड से कब गुजर जाए कुछ मालूम नहीं होता था। मोदी जी भगवान है देश के लिए, ऐसा कर दिए, बहुत भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा कभी दोबारा। बनारस पहुंचे पर्यटकों और बनारस के ही रहवासियों ने बताई बनारस के विकास की कहानी। लोगों ने बताया कि पहले और अब के वाराणसी में बहुत फर्क है। हर जगह विकास दिखता है। एक सक्षम शासक का हर फैसला गलियों गलियों में दिख रहा है। वाराणसी पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि वाराणसी में सिर्फ मोदी है, ना कोई दूसरी पार्टी है, ना ही दूसरा कोई नेता है और ना ही कोई दूसरी कोई चुनौती है। लोग गर्व करते हैं कि मोदी वाराणसी के प्रत्याशी है। सब जगह रोड, बिल्डिंगे, मंदिर बहुत जोरदार बन गया है। सब सुविधा हो गई है यहाँ पे। अभी चारों तरफ भगवा लहरा रहा है, एकदम दिख रहा है। अभी से ही जश्न मनाना हमें शुरू कर देना चाहिए, ज्यादा समय बचा नहीं है। बहुत बदलाव आया। उन्होंने बहुत यहाँ के जो बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर आप देख रहे हैं, और यहाँ बनारस के लिए पर्याप्त धन मिला है। पुल है, सड़क है, रेलवे है। तो ये एक जो विकास हो रहा है, ये एक बहुत अनवरत विकास है। मतलब जो विकास पहले नहीं हुआ था वो पहली बार यहाँ पर हुआ है। सर कहना यही है कि वो बनारस के सांसद रहते हुए उन्होंने बनारस के लिए जितना काम किया है वो रिकॉर्ड कार्य है। और आने वाले दिनों में हम बनारस वासी जो बनारस में रह रहे हैं प्रारंभ से ही, यही उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिन भी बनारस के लिए बेहतर होगा और बेहतर करेंगे। ये थे पर्यटक, लेकिन अब जरा उनके वाराणसी के विकास की कहानी सुनिए तो। पीढ़ियों से बनारसी साड़ियां बुन रहे हैं। बुनकर बताते हैं वो मदद के बिना खत्म होने की कगार पर थे, लेकिन मोदी ने बनारसी साड़ियों को वैश्विक पहचान दिलाई। नरेंद्र मोदी के कामों की बदौलत आज बनारस में पर्यटन बढ़ा और पर्यटक बढ़े तो इसका धंधा भी चल पड़ा। आज जो बनारस आता है वो शगुन के तौर पर बनारसी साड़ी जरूर लेकर जाता है। तो वहीं बनारसी साड़ियों के एक और व्यापारी ने बताया कि मोदी ने बड़े बड़े डिजाइनर्स की कॉन्फ्रेंस करवाई और बनारसी साड़ी को नई पहचान दिलाई और आज पूरी दुनिया में बनारसी साड़ियों की मांग बढ़ी है। उन्होंने पूरी साड़ी इंडस्ट्रीज की पूरी मदद की। मोदी ने ही हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बनाया गया। साड़ियों का कारोबार इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। करीब इस वक्त तो नई नई डिजाइनें आ रही है, नए नए तरीके से नई जनरेशन को इस वक्त साड़ियों के बहुत अच्छे तरीके से ले रहे हैं। लेकिन 2014 में जब माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब आए बनारस से लड़े और आने के बाद उनने बनारसी माल को बढ़ाने के लिए बहुत यहाँ पे मदद किया। सबसे पहले अगर वेडिंग से लेकर अगर किसी भी फंक्शन में अगर सबसे ज्यादा अगर मतलब पसंद की जाती तो वो बनारसी साड़ियां हैं और उसको बढ़ाने में माननीय मोदी जी का बहुत हाथ है। उनने इस चीज को बढ़ाने में हम लोग के पूरे इंडस्ट्रीज की बहुत मदद किया है। अब मोदी तीसरी बार वाराणसी से मैदान में है। विकास की नई उम्मीदों, नए वादों, नए इरादों और कायाकल्प के नए संकल्प के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के समाप्ति के बाद ही दिग्गजों को बीजेपी के अपने अगले टास्क पर लगा दिया है। बीजेपी ने नेक्स्ट टास्क दे दिया है। चाहे वो सीएम डॉक्टर मोहन यादव हो, चाहे वो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या फिर प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा हो,
दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की चुनावी कमान इन्हें सौंप दी गई है। ऐसा छत्तीसगढ़ में भी देखा गया है, जब तीसरे चरण के चुनाव के बाद बड़े नेताओं की तैनाती दूसरे प्रदेशों में कर दी गई थी। दिग्गजों की इस सियासी चहलकदमी पर, सियासी जिम्मेदारी पर और भारतीय जनता पार्टी के महाप्रचार पर यह रिपोर्ट देखिए। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में 4 चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है। चौथे चरण की चुनाव समाप्ति के साथ ही मध्य प्रदेश से चुनावी शोरगुल पूरी तरह थम गया। अब जब प्रदेश में चुनावी शोरगुल थमा है तो बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं का सदुपयोग करना चाहती है। लिहाजा बाकी के बचे 3 चरण के चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं की तैनाती अन्य प्रदेशों में कर दी है। मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा, ये वो 3 बड़े नाम हैं जो अन्य प्रदेशों में चुनावी शंखनाद करेंगे। बीजेपी ने इन पर अपना दारोमदार जताते हुए पार्टी के लिए हुंकार भरने की कमान सौंपी है। आपको बता दें, बीजेपी के आला कमान ने सीएम मोहन यादव को दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। मोहन यादव उत्तर प्रदेश में कई चुनावी जनसभाएं कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के गढ़ में मोहन यादव ने खूब हुंकार भरी है। मोहन यादव उत्तर प्रदेश में वो काम करने में जुटे हैं जो बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए। यूपी में यादवों की आबादी 11% है, जो सत्ता का दशा और दिशा बखूबी तय करती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिगत वोट बड़ा मायने रखती है। ऐसे में सीएम मोहन यादव को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में यादव समुदाय को साधने के लिए चुनाव प्रचार करवाया है। अगर मोहन यादव के उत्तर प्रदेश दौरे की बात करें तो फरवरी के बाद सीएम 5 बार यूपी जा चुके हैं। मोहन यादव के उत्तर प्रदेश दौरे के कैलेंडर पर अगर नजर डालें तो 13 फरवरी को सपा के गढ़ आजमगढ़ पहुंचे सीएम मोहन यादव। 3 मार्च को लखनऊ में यादव महाकुंभ में शामिल हुए। 15 अप्रैल को अखिलेश के गढ़ मैनपुरी में सभा। 29 अप्रैल को अमेठी में स्मृति ईरानी के पक्ष में सभा। 3 मई को बदायूं संबल लोकसभा सीट पर प्रचार। मैनपुरी से लेकर बदायूं संबल तक मोहन यादव सपा परिवार पर जमकर बरसे है। यही नहीं, इससे पहले सीएम मोहन छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और यूपी का भी दौरा कर चुके हैं। अगर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उनकी तैनाती दिल्ली में की गई है, जहां वो जनसभा, महिला सम्मेलन और दलित सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा यूपी के हमीरपुर में मुख्यमंत्री के साथ चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। आपको बता दें, तीसरे चरण के चुनाव के बाद बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के अपने सभी दिग्गज नेताओं को ओडिशा भेज दिया है। बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस ने भी अपने बड़े नेताओं को प्रवास पर भेजा है। कांग्रेस के नेताओं का ओडिशा दौरे को लेकर संगठन महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू ने बताया कि ओडिशा से जहां से डिमांड आ रही है वहां हमारे प्रदेश के बड़े नेता कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिग्गज नेताओं के प्रवास पर देखना दिलचस्प हो जाता है कि सियासी गणित पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब नवंबर और दिसंबर में निकाय चुनाव होने जा रहा है। निकाय चुनाव की प्रदेश में सुगबुगाहट तेज होने लगी है, लेकिन लोगों के मन में बड़ा सवाल यही है कि महापौर और नगर पंचायत अध्यक्षों को इस बार का चुनाव क्या प्रत्यक्ष होगा या फिर अप्रत्यक्ष। कैसा होगा इस बार का चुनाव, क्या होगी उसकी प्रणाली, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 3 चरणों में संपन्न हो गए। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। चुनाव परिणाम आने के पहले ही लोग निकाय चुनाव की चर्चा करने लगे हैं। 2019 के निकाय चुनाव में भूपेश बघेल ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर, नगर पालिका और जनपद पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से करने नियमों में संशोधन किया था। 2019 के पहले छत्तीसगढ़ में जनता ही महापौर चुनती थी, लेकिन अब 2024 के नवंबर-दिसंबर में निकाय चुनाव होने जा रहा है। क्या इस बार सरकार जनता को सीधे महापौर चुनने का मौका देगी? अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से ही छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहा था। 2019 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार के नियमों में संशोधन किया था। उसके बाद प्रदेश भर में अप्रत्यक्ष तौर पर सारे जगह पर चुनाव हुए।
छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है, 48 नगर पालिका परिषद है। प्रदेश भर में 122 नगर पंचायत है। प्रत्यक्ष चुनाव कराने के लिए सरकार को नियमों में संशोधन करना होगा। आपको बता दें, रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने अप्रत्यक्ष चुनाव का सपोर्ट करते हुए नजर आए, तो वहीं नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने कहा कि जनता को सीधे महापौर चुनने का हक मिलना चाहिए। देखिए, मैं तो जो प्रणाली पे चुनाव हुआ उस प्रणाली को मैं बेहतर मानता हूँ, क्योंकि आप देखिए कि आदमी जब पार्षद रहता है वो उसकी महापौर से अपेक्षाएं बड़ी रहती है, क्योंकि पार्षद उसको जब चुनता है तो उसको ऐसा लगता है कि पार्षद का मुझे काम करना है, और पार्षद डायरेक्ट आपसे आके वो जनता की बात करता है, और जब जनता की बात करता है मतलब वो जनता की आवाज़ आपके पास उठा रहा है। और हम लोगों को भी इस बात का भय रहता है, हमको भी इस बात का भय रहता है कि ये 70 पार्षद मुझे चुन के यहाँ पर बैठाएं। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है कि शहर के मुखिया को चुनने का अधिकार शहर की जनता को होना चाहिए, क्योंकि महापौर किसी एक वार्ड का नहीं होता, पूरे शहर का प्रथम नागरिक होता है। तो उस नाते शहर की जनता को अधिकार होना चाहिए कि वो अपना मुखिया स्वयं चुने। इन तमाम मामलों पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या सरकार प्रत्यक्ष चुनाव कराने के लिए नियमों पर संशोधन करने वाली है। ऐसा कई बार देखने में आया है कि बीजेपी के नेता ही इस अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का विरोध करते हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि शासन स्तर पर अभी इस विषय में चर्चा नहीं की गई है। उन्होंने चुनाव के बाद निकाय चुनाव पर चर्चा होगी, जो भी विचार सामने आएगा उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इसे लेकर अभी कोई बातचीत प्रारंभ नहीं हुई है और बहुत जल्दी लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद इस पर निर्णय करेंगे। सभी एंगल पर विचार करके इस पर निर्णय लेंगे और निश्चित रूप से सरकार नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयार है। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव को 6 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में सरकार क्या नियमों में संशोधन कर जनता को सीधे महापौर चुनने का हक देती है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सेना के जवानों का लाल आतंक पर प्रहार जारी है। लगातार नक्सलियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। आए दिन नक्सलियों की गिरफ्तारी और एनकाउंटर की घटना आम होती जा रही है। आज जहां एक और 30 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, तो वहीं कुछ और भी खास हुआ है। देखिए रिपोर्ट। मैं आपको बताता हूं, 24 के चुनाव के पहले हमारा ये प्रयास रहेगा कि समग्र देश नक्सलवाद की चपेट से मुक्त हो। भारतीय जनता पार्टी ने नक्सलवाद से होने वाली हिंसा को 70% कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी। कल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है। 12 डेड बॉडी मिले, नक्सलियों के 12 डेड बॉडी मिले हैं। एक बड़ी सफलता हमारे सैनिकों को मिली। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में योजना बनाकर काम कर रही है। सरकार पूरी ताकत के साथ बस्तर से इस काली छाया को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार बनी तो नक्सलियों में हलचल बढ़ गई। हलचल बढ़ना भी लाजमी था। वजह बस एक थी, बीजेपी द्वारा नक्सलियों को लेकर सख्त रवैया। वर्षों से नक्सलवाद को लेकर मार झेल रही प्रदेश में बीजेपी जब सरकार में आई तो नक्सलियों के लिए कोई ज्यादा सॉफ्ट प्लान नहीं था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गजों ने साफ कर दिया था कि नक्सलवाद को लेकर अभी भी सरकार मामला फंसाए नहीं रखेगी। या तो बातचीत होगी और या फिर कोई निर्णय निकलेगा। निर्णय का मतलब साफ था, सुरक्षा बलों की कठोर कार्रवाई। हौसले बुलंद हैं जवानों के। चर्चा या निर्णय, अब अनिर्णित कुछ नहीं रहेगा। नक्सलियों पर प्रशासन का तेज प्रहार जारी है।
बीजापुर एसपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों के सामने 30 नक्सलियों ने सरेंडर किया। आपको बता दें कि आत्मसमर्पण करने वाले 30 नक्सलियों में से 9 नक्सलियों पर 39 लाख का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही नक्सलियों के खिलाफ नीति बदल गई है। बीजेपी एग्रेसिव एक्शन प्लान के साथ नक्सलवाद की जड़ पर अटैक कर रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 4 महीनों में फोर्स ने 100 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया है। माना जा रहा है कि देश में ये ऐसा पहली बार है जब इतने कम टाइम में इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया हो। जहां एक और इतने बड़े स्तर पर नक्सलवाद का सफाया करने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मुठभेड़ को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने इन एनकाउंटर पर सवाल उठाया, इसे बीजेपी जवानों के शौर्य का अपमान बता रही है। दरअसल नक्सल प्रभावित जिला बीजापुर में 10 मई को सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर फोर्स के जवानों ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। इनमें 12 नक्सली मारे गए। इस मामले में नक्सलियों ने 10 शव को ग्रामीण का बताया है। इसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरने के लिए पीड़िया मुठभेड़ की जांच के लिए 8 सदस्यीय टीम गठित की, जिसके संयोजक पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम होंगे। इसके साथ ही 7 सदस्य भी जांच दल का हिस्सा हैं, जो कि प्रभावित गांव का दौरा करेंगे और वहां पीड़ित परिजनों और ग्रामीणों से मुलाकात कर मुठभेड़ से संबंधित जानकारी एकत्रित करेंगे। बस्तर में हुए नक्सली मुठभेड़ पे ग्राम वालों ने सवाल खड़ा किया है और गांव वालों का दावा है कि कुछ 3-4 ऐसे लोग जो गांव के थे उनको नक्सली बता के मार दिया गया। गांव के ही एक गूंगा युवक जो बोल नहीं सकता तो उसे भी नक्सली बता के मार दिया गया है। इस पूरे मामले को कांग्रेस पार्टी ने बड़ी गंभीरता से लिया है और कांग्रेस पार्टी ने इस मामले की जांच के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं की एक कमेटी बनाई है। इससे पहले जब कांकेर में 29 नक्सलियों को मार गिराया गया था, तब भी कांग्रेस ने सवाल उठाया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मुठभेड़ को फर्जी मुठभेड़ बता चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी शासन में फर्जी इनकाउंटर होता रहा, गिरफ्तारियां हुई है। अब फिर से 4 महीने में वो फर्जी इनकाउंटर में भी वृद्धि हुई है और फर्जी गिरफ्तारियां भी नक्सली बता के आदिवासियों को बंद करने की लगातार जानकारी आ रही है। कांग्रेस के ताजा बयानबाजी पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह वही कांग्रेस है जो सर्जिकल स्ट्राइक पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हमारे सुरक्षा बल बस्तर को शांति बनाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं उस पर भी कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। देखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाया। अब जब हमारे सुरक्षा बल बस्तर में शांति बहाली का काम कर रहे हैं, बस्तर को विकास की दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, उस पर भी कांग्रेस पार्टी प्रश्न चिन्ह उठा रही है। और चुनाव के बाद अब प्रत्याशियों की नजर स्ट्रांग रूम पर है। प्रत्याशी ईवीएम पर नजर तो रखे हुए हैं, वहीं स्ट्रांग रूम की पहरेदारी भी कर रहे हैं। स्ट्रांग रूम के निरीक्षण करने के लिए पहुंचे कांग्रेस के राजगढ़ से प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह।
एक बार फिर सुरक्षा पर सवाल खड़े उन्होंने कर दिए। क्या कुछ कहा है, कैसे वो स्ट्रांग रूम पहुंचे, क्या कुछ उनका मुद्दा था, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश के सभी 29 सीटों पर मतदान हो चुका है और ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम सुरक्षित रख दिया गया है। वहीं चुनाव खत्म होने के बाद नेताओं को अब ईवीएम की चिंता सताने लगी है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला राघोगढ़ में, जहां कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह खुद स्ट्रांग रूम की पहरेदारी करते नजर आ रहे हैं। इनके साथ ही दिग्गी राजा स्ट्रांग रूम का औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं और सुरक्षा मानकों की जांच कर रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब दिग्विजय सिंह ने सुरक्षा पर ही सवाल खड़े कर दिए। ऐसा था कि जब वीडियो लिया गया तो वीडियो पे टाइम आ जाता है, तो टाइम सही था, लेकिन डेट 4 जून की। दरअसल दिग्विजय सिंह और उनकी पत्नी अमृता राय गुना लोकसभा सीट के प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह के साथ राघोगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने राघोगढ़, चाचौड़ा, गुना, बमोरी के स्ट्रांग रूम का बारीकी से जांच किया। इस दौरान दिग्विजय सिंह को स्ट्रांग रूम में ईवीएम की निगरानी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ गड़बड़ी दिखाई दी। सीसीटीवी कैमरे में समय तो सही दिख रहा था, लेकिन तारीख 4 जून की दिखाई दे रही थी, जिसको लेकर दिग्विजय सिंह कैमरे की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े कर दिए। और वैसे भी पहले बैलेट बॉक्स जांच करने आते थे, क्योंकि उस समय चुनाव के 2-3 दिन बाद ही काउंटिंग हो जाता था, तो आसानी हो जाता था। अब 1-1 डेढ़ महीना के बाद होती है, स्ट्रांग रूम में चौकीदारी करनी पड़ती है। दिग्विजय सिंह ने मामले की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से की, जिस पर जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि सीसीटीवी की तारीख को लेकर शिकायत की है, जिसके बाद सीसीटीवी में सुधार कर दिया जाएगा। जो टाइमिंग है वो हो सकता है कैमरा कहीं से वेंडर ने दिया होगा, तो टाइमिंग पहले से सेट रही होगी, बट हमारे पास कंटिन्यूस चूँकि DVR पे कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग चल रही है और उनको ही पता है, तो उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन के बाद जो है आपसे DVR की कापी चाहेंगे, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रावधान है उसके मुताबिक कर देंगे। बाकी उन्होंने देखा और उन सारी व्यवस्थाओं से संतुष्ट। वहीं अब दिग्विजय सिंह की शिकायत पर सियासत भी शुरू हो गई है। दिग्विजय के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। कांग्रेस पार्टी जब चुनाव हारने लगती है, ईवीएम का रोना रोने लगती है। दिग्विजय सिंह जिस तरह से ईवीएम की बात उठा रहे हैं, प्रमाणित हो गया है मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और दिग्विजय सिंह राजगढ़ से लंबे अंतर से हार रहे हैं। जिस तरह से गृह मंत्री जी ने कहा था कि इनकी विदाई जोरदार होना चाहिए, राजगढ़ की जनता ने दिग्विजय सिंह की जोरदार विदाई कर दी है। ये पहला मौका नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने ईवीएम और ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले भी दिग्विजय सिंह कई बार ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरी परिणाम से पहले ही दिग्विजय सिंह एक बार फिर ईवीएम पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। गुना से विनोद कुशवाहा, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ में वन विभाग की एक बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। यह मामला वन भैंसे को असम से छत्तीसगढ़ लाने का है। दरअसल 2020 में वन विभाग ने छत्तीसगढ़ में वन भैंसों का वंश वृद्धि करने के उद्देश्य से असम के मानस टाइगर रिजर्व से वन भैंसा के एक नर और एक मादा को छत्तीसगढ़ के वारनवापारा अभ्यारण्य लाया गया था। इसके बाद 2023 में 4 और मादा वन भैंसों को वारनवापारा लाया गया। भैंसों को छत्तीसगढ़ लाने और अभ्यारण्य में रखने के लिए लाखों रुपए विभाग ने खर्च कर दिए, लेकिन इन्हें जिस उद्देश्य से लाया गया था उसको पूरा करने में विभाग विफल रहा है। अभी भी विभाग की तरफ से लाखों रुपए असम से लाए गए वन भैंसों के मेंटेनेंस पर खर्च किए जा रहे हैं, जो कि सिर्फ पैसों की बर्बादी हो रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, इसके पीछे क्या पैसों की दुरुपयोग की पीड़ा है, जरा इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। वर्ष 2020 में असम से 2 वन भैंसों को वारनवापारा अभ्यारण्य लाकर बाड़े में रखा गया। वहां पानी पिलाने की व्यवस्था के लिए 4 लाख से अधिक रुपए का बजट दिया गया। इसी तरह 2023 में 4 और मादा वन भैंसे असम से लाए गए। दोनों बार में वन भैंसों के असम से परिवहन इत्यादि के लिए 58 लाख जारी किए गए, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वारनवापारा अभ्यारण्य में केंद्रीय जू अथॉरिटी ने प्रजनन केंद्र की अनुमति देने से मना कर दिया, जिसके कारण जो वन भैंसों को छत्तीसगढ़ में वंश वृद्धि कराने के लिए लाया गया था
वह सिर्फ बाड़े में बंद कर रह गए। रायपुर के वन्य जीव प्रेमी नितिन सिंघवी ने वन विभाग पर आरोप लगाया कि प्लान तो ये था कि असम से वन भैंसे लाकर छत्तीसगढ़ के वन भैंसों से प्रजनन कराकर वंश वृद्धि की जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ में शुद्ध नस्ल का सिर्फ एक ही नर वन भैंसा है। छोटू नाम का उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में बचा है, जो कि बूढ़ा है और उम्र के अंतिम पड़ाव पर है, जिसके कारण से वह असम से लाए गए वन भैंसों से प्रजनन नहीं कर सकता है। छत्तीसगढ़ में जो है अभी प्योर ब्रीड का एक ही वन भैंसा है, उसका नाम है छोटू। वो 24 साल का हो चुका है, जो कि एक प्रकार से अगर मानव की लाइफ से करें तो 90 साल का हो गया है। तो उससे जो है मीटिंग नहीं कराई जा सकती है। और बाद में ये हुआ कि सीमेन कलेक्ट करके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से कराएंगे, तो उसका सीमेन कलेक्ट करना भी बड़ा इम्पॉसिबल है। जानकारी के मुताबिक बुढ़ापे के कारण जब वन भैंसा छोटू से प्रजनन कराना संभव नहीं दिखा, तो विभाग द्वारा उसका सीमेन निकालकर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा प्रजनन का प्लान बनाया गया, जिसकी तैयारी पर भी लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। नितिन सिंघवी ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि बार नवापारा अभ्यारण्य के जिस बाड़े में वन भैंसों को रखा गया, उसमें 2023 में उसी बाड़े में रखरखाव के लिए 15 लाख रुपए जारी किए गए। वर्ष 2019-2020 से लेकर 2020-2021 तक बार नवापारा के प्रजनन केंद्र के निर्माण और रखरखाव के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए जारी किए गए। दस्तावेज बताते हैं कि सिर्फ वर्ष 2023-2024 में बार नवापारा में 6 वन भैंसों के भोजन, चना, खरी, चूनी, पैरा कुट्टी, दलिया, घास के लिए 40 लाख रुपए जारी किए गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद वन भैंसों के वंश वृद्धि के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। ये चीज़ें वन अधिकारियों को बहुत पहले से मालूम है थी कि हमारे पास में एक ही प्योर ब्रीड का है वन भैंसा, और उसके बाद में भी ये लेकर के आ गए। और मैंने इनसे पूछा कि आपने कितना बजट आपने अलोकेट किया है, कितना खर्चा किया है, तो बजट के कागज दिए हैं, तो उसमें बड़े सरप्राइजिंग फिगर्स हैं। वन भैंसों पर किए गए खर्च को लेकर नितिन सिंघवी के आरोपों को वन विभाग ने खारिज कर दिया। बार नवापारा अभ्यारण्य के एसडीओ ने विज्ञापन जारी कर बताया कि राजकीय पशु वन भैंसा के संरक्षण और संवर्धन के लिए असम राज्य से लाए गए 6 वन भैंसों पर वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 25 लाख आवंटन प्राप्त हुआ था। इसके बाद नितिन सिंघवी के विभाग ने कब आदेश जारी कर दिया, जिसमें वर्ष 2023-2024 में वन भैंसों के मेंटेनेंस पर खर्च के लिए 40 लाख रुपए का आवंटन हुआ था। दस्तावेज देखने से पता चलता है कि वन विभाग ने असम से लाए गए वन भैंसों के लिए 40 लाख रुपए आवंटित किए थे। इसका मतलब ये है कि लगातार विभाग की तरफ से लाखों करोड़ों रुपए वन भैंसों के संरक्षण के लिए तो दिए जा रहे हैं, लेकिन विभाग वन भैंसों के वंश वृद्धि कराने में असफल है। जिन 6 वन भैंसाओं को असम से छत्तीसगढ़ लाया गया था ताकि वंश वृद्धि किया जा सके, वो अभी तक सफल होते हुए नजर नहीं आ रही है। इस प्रोजेक्ट में वन विभाग के तरफ से लाखों करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन इन लाखों करोड़ रुपए होने के बावजूद वन भैंसाओं का वंश वृद्धि नहीं हो पा रहा है। अब सवाल यही उठता है कि आखिरकार विभाग के तरफ से जो लाखों करोड़ रुपए खर्च किए गए, आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? कौन अधिकारी और कौन कर्मचारी जो वन विभाग के हैं इसकी जिम्मेदारी लेंगे? विस्तार न्यूज के लिए अनमोल तिवारी की रिपोर्ट। और जैसा कि विस्तार न्यूज कहता है, आपका अपना चैनल है, वैसा ही कुछ हमेशा घटित होता है और आपके अपने चैनल की आपकी खबर का एक और असर हुआ है। विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। कांकेर की राइस मिल में ज्यादती की खबर विस्तार न्यूज पर दिखाए जाने के बाद इसका बड़ा असर दिखाई दिया है। विस्तार न्यूज ने ग्राउंड पर जाकर इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर देखने को मिला है। कांकेर के विधायक आशाराम नेताम ने अधिकारियों को फोन लगाकर जमकर फटकार लगाई है। दरअसल 10 मई को राइस मिल में ही काम करने वाले झारखंड के एक युवक को कांकेर पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। आज महिला और बाल विकास और श्रम विभाग की टीम जांच के लिए राइस मिल पहुंची थी, जहां जांच टीम के अधिकारियों ने बताया कि मजदूरों को रहने के लिए कोई सुविधा तक नहीं है। एक ही कमरे में महिला पुरुष मजदूर रहते हैं। जांच अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट अधिकारियों को सौंपने की बात कही थी और आदिवासी महिला के साथ जो ये ज्यादती हुई थी, इसका मुद्दा विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। और उस दौरान अधिकारियों ने क्या कहा था, विस्तार न्यूज जब पहुंचा था तब क्या कहा गया था और विधायक ने क्या अब कहा है, जरा उसे देखिए। ये जो मिल वाले में क्या कार्रवाई हुआ?
कुछ हुआ है क्या अभी? नहीं तो उसका तो मिल को तो अपना सील लगाने बोले थे ना हम। कौन लगाएगा उसको? हाँ तो उसमें हाँ अच्छा तो उसमें जांच वांच करवाए आप? हाँ अच्छा कौन जवाब देगा? हाँ तो उनसे बात हुआ मिल के मालिक से? तो आज तक क्यों बात नहीं हुआ है? हम घटना हुआ नाबालिग लड़की के साथ 10 तारीख का घटना, क्यों बात नहीं हुआ वो? तामेश्वर हमारे सहयोगी जुड़ गए। तामेश्वर, शाम 6 बजे हम बात कर रहे थे कि मिल को अभी तक सील क्यों नहीं किया गया, मालिक से क्यों बात नहीं की गई, क्या वो खबर देखने के बाद विधायक जी ने एक्शन लिया, क्या एक्शन लिया, जरा बता दीजिए। बिल्कुल नीतीश, विस्तार न्यूज में खबर चलने के बाद विधायक जी ने देखा उस खबर को, उसके बाद उन्होंने श्रम विभाग एवं महिला एवं बाल विकास के जो अधिकारी है उनको फोन लगाया, उनको फटकार लगाई, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरीके से फोन में विधायक जी कह रहे हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि मिल को जो है सील किया जाना है, उसके बाद भी आप सील क्यों नहीं किया गया है? 4 दिन बीत गए हैं, उसके बाद जो है विधायक फिर से कह रहे हैं कि क्यों सील नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रशासनिक लापरवाही है। विधायक के कहने के बाद तामेश्वर, नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है, वहां साक्ष्य होंगे, वहां चीजें होंगी, लेकिन जस का तस खुला हुआ है और लीपापोती करके माला की हार पहनी जा रही थी अधिकारियों के द्वारा कि हमने कार्रवाई कर दी है। बिल्कुल, अधिकारियों का ये था कि हमने जो है जो आरोपी था दुष्कर्म का उसको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस विभाग के द्वारा, लेकिन जो नाबालिग युवती थी जिसको रखा गया था उस राइस मिल में, उससे काम कराया गया जा रहा था, एक ही रूम में महिला एवं पुरुष को रखा जा रहा था। बिल्कुल, शुक्रिया जुड़ने के लिए। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, इसी तरह आपकी बात रखता रहेगा।